नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 25 जनवरी को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान में होंगे। हिंदुस्तान में यानी दुनिया के नक्शे पर आतंकवाद के लिए सबसे बदनाम मुल्कों में से एक पाकिस्तान के ठीक बगल में। लेकिन इस दौरे से आन पहले पाकिस्तान ने जो पैतरा बदला है, उससे रातों रात पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की तरफ उठ गई। पैतरा मुंबई हमले के गुनहगार जमात-उद-दावा समेत तकरीबन दर्जन भर आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाने का। लेकिन क्या यह बैन सचमुच बैन है या फिर पाकिस्तान का नया ड्रामा? जमात-उद-दावा सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का गुनहगार। हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी और नाटो फौज का कातिल। जमात-उद-दावा मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का कसूरवार। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का जिम्मेदार। जमात-उद-दावा यूएस की वॉच लिस्ट में सालों से शुमार। हक्कानी नेटवर्क अमेरिका की निगाह में एक विदेशी आतंकी संगठन। पाकिस्तान की सरजमीन पर पनपकर अनगिनत बेगुनाहों का खून बहाने वाले इन दोनों ही आतंकवादी संगठनों पर आखिरकार फुल स्टॉप लग ही गया। दूसरे लफ्जों में कहें तो देर से ही सही, पाकिस्तान की सरकार ने इन दोनों आतंकी संगठनों पर बैन लगा दिया। यानी अब जमात-उद-दावा के बैनर तले न तो दुनिया का सबसे खूनखार आतंकवादी सरगना हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल सकेगा और न ही हक्कानी नेटवर्क के झंडे तले मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी लोगों को बरगलाकर यूएस और नाटो फौज के खिलाफ फिदाइन बना सकेगा। बस यूं समझ लीजिए कि अगर ये बैन वाकई कारगर रहा तो कौम के नाम पर खून बहाने वाले इन दोनों जल्लादों की दुकानें बंद हो जाएंगी, नफरत का बाजार वीरान हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा? पाकिस्तान में जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क समेत तकरीबन दर्जन भर आतंकवादी और विवादित संगठनों पर बैन लगने के बावजूद यही वो सवाल है जो हर किसी के ज़हन में है। और इसकी वजह भी सीधी सी है। वजह ये कि पाकिस्तान अपनी धरती पर पनपने, पलने और बढ़ने वाले आतंकवादी संगठनों को लेकर कभी संजीदा रहा ही नहीं। बल्कि अगर ये कहें कि पाकिस्तान के हुक्मरान अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से इन संगठनों के जरिए कुर्सी पर बने रहने के तरकीब लड़ाते रहे तो भी ये गलत नहीं होगा। और अब यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने बेशक इन संगठनों पर रोक लगाने का ऐलान किया हो, दुनिया भर में उसकी नीयत को लेकर शक बरकरार है। पाकिस्तान ने ऐसा तब किया है जब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा हिंदुस्तान आने वाले हैं। और जब अमेरिका ने बेहद तल्ख अंदाज में पाकिस्तान को ऐसा करने की हिदायत दी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान की नीयत में हुई तब्दीली का असर है या फिर उस पर बने दबाव का असर? वैसे भी 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने गुड और बैड जैसे किसी फर्क से इनकार करते हुए तमाम दहशतगर्दों के साथ एक ही तरीके से पेश आने की बड़ी बड़ी बातें कही थी। लेकिन इसके बावजूद काफी दिनों तक ये तमाम संगठन और इनसे जुड़े दहशतगर्द
कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहे। यहां तक कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के बॉर्डर पर फायरिंग करता रहा और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें भी चलती रहीं। ऐसे में अब पाकिस्तान का यह फैसला कई लोगों के लिए सिवाय एक पैंतरे के और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक वहां की सरकार ने इन दोनों आतंकवादी संगठनों के साथ साथ हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, उम्माह तामीर नौ, हाजी खैरुल्लाह हाजी सत्तार मनी एक्सचेंज, राहत लिमिटेड, अल अख्तर ट्रस्ट और अल राशिद ट्रस्ट जैसे संगठनों पर भी रोक लगा दी है। लेकिन इस फैसले का सही असर समझने के लिए पूरी दुनिया को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। 9/11 के बाद हंगामा मचा तो उसने दुनिया को चकमा देने के लिए अपने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का नाम बदल दिया। नया नाम रखा जमात-उद-दावा। इसके बाद मुंबई में 26/11 हुआ तो उसने फिर वही हरकत की और अब की जमात-उद-दावा का नाम बदल दिया और फिर एक नया नाम रखा तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल। पर खेल वही था, आतंक फैलाना। तो क्या अब लश्कर के चीफ हाफिज सईद के चेहरे से मुखौटा हटेगा? बात पिछले साल 14 अगस्त की है। आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की ओर से पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के सामने रखी गई एक रैली में हाफिज सईद ने यह कहकर एक नई बहस की शुरुआत कर दी थी कि वो न सिर्फ बेगुनाह और पाक साफ है, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो किसी ऐसे जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होने के लिए भी तैयार है जिस जुडिशियल कमीशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जज शामिल हों। हालांकि समर्थकों को देखकर जोश में आया हाफिज सईद इतने पर ही नहीं रुका था। उसने यहां तक कहा कि अगर उसके खिलाफ कोई सबूत है तो हिंदुस्तान उसे आतंकवादी साबित कर दिखाए। वैसे पाकिस्तान में काम करने के तौर तरीकों की खबर रखने वाले हाफिज सईद की लंबी चौड़ी डींगों से ज्यादा हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि मुंबई हमला यानी 26/11 के सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ से तमाम सबूत दिए जाने के बावजूद न सिर्फ पाकिस्तान की हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2010 में ही सईद को क्लीन चिट दे दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की ओर से मिले तमाम सबूतों की अनदेखी करते हुए कहा था कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कयासबाजियों की बुनियाद पर वो सरकार को हाफिज सईद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की इजाजत नहीं दे सकते। जाहिर है सईद की वो तमाम बातें वहां की सरकार और अदालत का रुख किसी फिक्स्ड मैच की तरह था, मगर देर से ही सही मैच का नतीजा सामने आ ही गया। जी हाँ, पहले यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर की आड़ में चल रहे हाफिज सईद के दूसरे संगठन जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन करार दिया, तो अब अमेरिका ने भी जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाफिज मोहम्मद सईद का संगठन जमात-उद-दावा पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। जमात ने अपने मजहबी चेहरे के पीछे असल में दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है। लाहौर से 45 किलोमीटर दूर मुरीदके में जमात का हेडक्वार्टर मरकज दावाउल इरशाद अपने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए बड़े पैमाने पर नौजवानों की भर्ती करता है और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देता है। आतंक के नेटवर्क की फंडिंग के लिए जमात ने खाड़ी के मुल्कों में भी अपनी गहरी पैठ बना रखी है। लेकिन जमात की असली ताकत है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज की तरफ से मिलने वाली मदद। आज तक ब्यूरो। वो पाकिस्तान के लिए कभी इज्जतदार शख्सियत बन जाता है तो कभी मुल्जिम, तो कभी नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को लेकर उसकी बदजुबानी कम नहीं होती। हमेशा ही उसके इशारे पर दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान को जख्मी ही किया है। उसके सिर पर अमेरिका ने इनाम तक रखा हुआ है, मगर कमाल देखिए कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है।
हाफिज सईद, पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तोहमत। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत की बेल कोई आज नहीं बढ़ी, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान हरियाणा के रहने वाले उसके परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमात-उद दावा के झंडे तले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी सईद के दिमाग की बात सामने आई, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले से भी बरी कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी आखिर कब हिंदुस्तान की जद में होगा और होगा भी या नहीं। आज तक ब्यूरो। आतंक का सौदागर यानी जलालुद्दीन हक्कानी ये इतना शातिर है कि खुद कभी सामने नहीं आता। ये कहां है और कैसे अपने आतंकी हमलों के मंसूबे पूरे कर लेता है, ये भी एक राज ही बना हुआ है। अमेरिका के लिए सिरदर्द का सबब और खौफ का नया नाम बन चुके हक्कानी की असलियत क्या है और कैसे वो अब तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथों बचता रहा। वो गुफाओं में रहता है या फिर पहाड़ों में छिपा है, वो कहां है कोई नहीं जानता। आज तक उसका कोई वीडियो नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ उसकी तस्वीर। 60 साल से ज्यादा की उम्र के जलालुद्दीन हक्कानी की अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में तूती बोलती है। अफगानिस्तान के जारदान इलाके के रहने वाले पख्तून नेता हक्कानी ने एक जमाने में तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ 80 के दशक में लड़ाई की और बाद में तालिबान के साथ हाथ मिला लिए। वो 1996 में अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार में आदिवासी मामलों का मंत्री भी रहा है। उस दौरान उसके खिलाफ कज़ाक लोगों की बड़े पैमाने पर कत्ले-आम के आरोप लगे। ये और इसके गुर्गे, जिन्हें आज पूरी दुनिया हक्कानी नेटवर्क के नाम से जानती है, पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अपनी हुकूमत चलाते हैं और अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं।